नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो सीएम तीरथ सिंह रावत 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही कि अभी तीरथ सिंह रावत को हाईकमान ने दिल्ली में ही रुकने को कहा है। सीएम तीरथ अभी अपने कावेरी अपार्टमेंट के फ्लैट में ही मौजूद हैं और कल देर रात उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अब उन्हें दिल्ली में ही रुकने को कहा गया। तो दूसरी तरफ खबर यह भी है कि राज्य सरकार में मंत्री सतपाल महाराज भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है मुलाकात के लिए। धन सिंह रावत को भी दिल्ली बुलाया गया है, जो कि देर रात तक पहुंचेंगे। सतपाल दिल्ली में है, लिहाजा जल्द ही उनकी भी हाईकमान से मुलाकात होगी। धन सिंह रावत उत्तराखंड से दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज देर रात धन सिंह रावत दिल्ली पहुंच सकते हैं और उसके बाद धन सिंह रावत भी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कल दोपहर में सीएम दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन करीब 12 घंटे के इंतजार के बाद सीएम को जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकी। जेपी नड्डा की ओर से बुलावा आया। रात करीब 12 बजे दोनों की मुलाकात हुई है। राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, गहमा गहमी लगातार देहरादून और दिल्ली के बीच देखने को मिल रही है। सतपाल महाराज पहुंच चुके हैं, सीएम यहां पहले से मौजूद है, धन सिंह रावत पहुंचने वाले हैं। इस वक्त आपके पास क्या खबर है? क्या सतपाल महाराज की इस वक्त मुलाकात किसी से हो रही है या कुछ घंटे में होने वाली है? देखिए, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि सतपाल महाराज की भी मुलाकात पार्टी आलाकमान से कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय मैं कावेरी अपार्टमेंट के बाहर हूँ, जहाँ पे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद हैं। कल रात जब मुलाकात करके 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद अपने फ्लैट में गए तीरथ सिंह रावत। उसके बाद वो नीचे नहीं उतरे हैं, अभी तक नहीं उतरे हैं, ना तो उनकी किसी से मुलाकात हो रही है। उनके घर में काम करने वाले जो उनके सहयोगी है, सिर्फ घर में वही मौजूद हैं, बाकी सुरक्षा जो कर्मी है वो नीचे मौजूद हैं। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह लगातार दिल्ली दौरे पर जब भी आते थे, लगातार केंद्रीय मंत्रियों से, पदाधिकारियों से मुलाकात चलती रहती थी, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात चलती रहती थी, वह सब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। पूरी तरह से सन्नाटा का माहौल बना हुआ है, राजनीतिक गहमा-गहमी है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात फिर से इन लोगों की मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, तो कल आधी रात को मुलाकात हुई और आज की मुलाकात भी कहीं आधी रात को ही ना हो। इस वक्त धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इधर सीएम तीरथ के लिए गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आज आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि अगर सीएम तीरथ सिंह रावत गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ते हैं तो फिर आपकी तरफ से कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री से उम्मीदवार होंगे। देहरादून में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान किया और सीएम को गंगोत्री सीट से लड़ने का चैलेंज भी दिया। से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की से इस इलेक्शन में लड़ेगा उनके खिलाफ। ये इलेक्शन है जो कि हमारे भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी के देहांत के बाद में जो होने हैं। और आम आदमी पार्टी ने अजय कोठियाल को गंगोत्री से प्रत्याशी घोषित किया। इसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है। उन्होंने कहा कि कर्नल अजय कोठियाल को शुभकामनाएं और यह भी कहा उन्होंने कि आपने फौज में अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है। अब उत्तराखंड आपकी ओर देख रहा है, यहां की भ्रष्ट राजनीति भी साफ करनी है। और चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर नए सियासी समीकरण भी दिखने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में चल रही सियासी हलचलों के बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बयान दिया और इस बयान के बाद नई चर्चा का जन्म हुआ है। और वो चर्चा क्या है आपको बता दें। हरक सिंह रावत ने आज हरीश रावत की तारीफ की। वन विभाग के पौधारोपण कार्यक्रम में मंत्री हरक सिंह रावत ने बरगद के पेड़ का महत्व बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत की तुलना बरगद के पेड़ से की और कहा कि उन्हें वो मल्टी डायमेंशनल हैं और मल्टीपर्पज व्यक्तित्व करार दिया उन्हें। बाद में उन्होंने अपने बयान का अर्थ भी समझाया। आपको बता दें कि बरगद का पेड़ हरीश रावत को पहले भी हरक सिंह रावत ने कहा, लेकिन इस बार कहने का तरीका अलग था। इस बार उन्हें बरगद का पेड़ कहने के साथ साथ उसके महत्व को भी समझाते नजर आए। कहा तो मैंने सच
लेकिन हंसी मजाक में कहा, हरीश भाई के लिए कहा कि भाई हरीश भाई बरगद का पेड़, उसके नीचे कोई पेड़ नहीं होते। तो हरीश भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि कम से कम उन्होंने बबूल का पेड़ तो नहीं कहा, रख सिंह ने बरगद का ही पेड़ कहा मुझे। ये बात सच है कि बबूल का पेड़ भी पेड़ ही है, बरगद का पेड़ भले ही और पेड़ों को नहीं पैदा होने देता, लेकिन खुद में बड़े मल्टीपर्पज और मल्टी यूजफुल पेड़ है। तो हरीश भाई वैसे भी अच्छी मल्टीपर्पज पेड़ है, पंजाब में देख रहे हैं कांग्रेस को, उत्तराखंड भी देख रहे हैं, इससे बड़ा मल्टीपर्पज क्या हो सकता है। भाई बड़ा भाई हमारा, बड़े भाई को छोटे भाई बोल नहीं सकते कुछ क्या। रानी तो अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते तो अपनी जगह है ना। वो मेरे बेटे की शादी थी तो 4 घंटे बैठ के गए, कल उनके बेटे की शादी होगी तो मैं 6 घंटे बैठ के जाऊंगा। तो दुख सुख में अगर आज हरीश भाई पे कोई मुसीबत आएगी तो क्या कोई दुश्मनी थोड़ी है हरीश भाई से। बात राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक रूप से वो अलग चीज है। तो हरक सिंह रावत जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, अब चुनावी साल में उनके बयान के भी मायने निकाले जा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है और संगठन में उनका लोड बढ़ा दिया गया है। यहां तक कि अब मंत्रियों को सारे कामकाज छोड़कर गांव-गांव घूमने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन मंत्रियों के लिए ये आदेश भारी पड़ता दिख रहा है। चिंतन शिविर में बीजेपी ने 2022 को लेकर कई फैसले लिए, तो अब उन्हें लागू करना शुरू हो गया है। मंत्रियों से कहा गया है कि अब वो कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यक्रमों पर फोकस ज्यादा करें। मंत्रियों को जिले से नीचे मंडल स्तर पर जाकर शिविर लगाने होंगे, कार्यकर्ताओं को सुनना होगा और संगठन लेवल पर इसकी देखरेख भी होगी। पूरे प्रदेश में बीजेपी के 252 मंडल हैं, लिहाजा संगठन के इस फैसले से मंत्री परेशान हैं। मुश्किल ये है कि चुनावी माहौल में वो अपनी सीट संभालें, विभाग का काम देखें या फिर संगठन का आदेश मानें। मंडल की बैठक में जो भी कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, पहले उन समस्या को सुनेगा, उसी समय वो अधिकारियों से भी समस्या का समाधान वहीं पर किया जाएगा। ये सर्व चिंतन बैठक में तय किया गया। तो अपनी जिम्मेदारियों का सभी मंत्रीगण अपने प्रभारी क्षेत्र में भी निभाएंगे और अपने विभागीय कामकाज को भी निपटाएंगे और साथ साथ में चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक के रूप में भी हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में भी हैं, उस कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। हालांकि कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि अगर चुनाव जीतना है तो जनता के बीच जाना ही होगा और यही संगठन का भी आदेश है। यहाँ तो काम कम होता है, फाइलें कम आती हैं, दौरे कम हो जाते हैं, मीटिंगें कम होती हैं, तो बेचैनी होने लगती है। राजनीतिक लोगों में ये तो सबसे बड़ी बात है, उनको जितना काम दो उतना वो अच्छे रहते हैं। अगर काम कम होगा तो फिर उनको बेचैनी होने लगती है। अब शनिवार तक सभी मंत्रियों को संगठन की तरफ से कार्यक्रम थमा दिया गया है, जिसमें उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच तो जाना ही होगा, साथ ही अपने विभाग की उन खास योजनाओं पर भी ध्यान देना होगा जिनके सहारे बीजेपी सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इधर राज्य में कोरोना से मौत को छिपाने का सिलसिला जारी है। आज भी 7 बैकलॉग डेथ को एडजस्ट किया गया। मई और जून में हुई जो मौतें, उनकी रिपोर्ट जुलाई में हो रही है। आज के अगर नए केसेस की हम बात करें तो बीते 24 घंटे में कोविड के 124 नए मामले सामने आए, जबकि एक शख्स की आज मौत हुई है और कोविड के 244 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त उत्तराखंड में 1900 है। उधर उधम सिंह नगर के बाजपुर से खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अरविंद पांडे ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून बनाएगी, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोका जा सके। कैबिनेट मंत्री ने कश्मीर में सिख समाज की 2 छात्राओं का जबरन धर्मांतरण कराए जाने की निंदा की और कहा कि जल्द ही प्रदेश में भी कानून बनाया जाएगा। आपको बता दें, यूपी में धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया गया है और आरोपियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम उत्तराखंड में भी हम ऐसा अच्छा कानून बनाने का प्रयास करेंगे कि जो लव जिहाद जैसी घटनाओं पर प्रतिबंध। उधर पिथौरागढ़ में कोतवाल द्वारा हाईकोर्ट के वकील के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कल सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि एक केस के सिलसिले में हाईकोर्ट के वकील प्रभात बोरा कोतवाली पहुंचे थे, जिसके बाद गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और कोतवाल ने वकील को गाली देने के साथ ही मारने की धमकी भी दी, जिसका वीडियो वकील ने रिकॉर्ड कर लिया था।
हरिद्वार जिला जेल में तैनात एक सिपाही पर फैक्ट्री में काम करने वाली युवती ने शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया है। एसीजेएम कोर्ट के आदेश पर रानीपुर कोतवाली में आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रानीपुर कोतवाली इलाके में रहने वाली युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से मुकर गया। मामला दर्ज होने के बाद जांच की जा रही है। रानीपुर कोतवाली में ये मामला कोर्ट के आदेश से आया है, जिसमें एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक बंदी रक्षक जो है उसने शादी का झांसा देके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस बारे में हम जांच जो है हमने करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और उसमें विवेचना जो है अभी प्रचलित है। इसमें हमने अब मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और उस पर जांच चल रही है। इधर उधम सिंह नगर एसओजी ने आज 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। उस पर कई जगहों से कमेटी के नाम पर 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसे लेने के आरोप हैं और उसके बाद वो फरार हो गया था। आरोपी शिवम दास रुद्रपुर का रहने वाला है और फरार होने के बाद वो मुरादनगर में और हापुड़ में रहता था। पिथौरागढ़ की बेरीनाग में गुलदार के हमले में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना छड़ोली गांव की है। बताया जा रहा है कि फकीर राम घर के करीब ही जानवरों को लेकर गया हुआ था और इसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। घायल का इलाज बेरीनाग हेल्थ सेंटर में चल रहा है। इस गांव में कुछ दिन पहले गुलदार के हमले में 2 मवेशियों की मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत है। क्षेत्र में हमारे बाघ का काफी आतंक छाया हुआ है। विगत दिनों 2 मवेशी भी मार दिए गए इसके द्वारा। आज हमारे गांव का ये श्री प्रताप राम जी जंगल में बकरी चराने गए थे तो पीछे से उसने प्राणघातक हमला कर दिया इन पे। एक व्यक्ति का लाया गया, इनका नाम प्रताप राम बताया जा रहा है। तो उनके सर में कुछ चोटें लगी हैं, इनमें हमने टाँके लगा दिए हैं और प्राथमिक उपचार करने के बाद हमने उनको CSC बेरीनाग में ही भर्ती कर लिया गया है। लेकिन इनके परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनके जो घाव हैं ये गुलदार के द्वारा लगाए गए हैं। आगे इनकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर जिला मुख्यालय के PWD ऑफिस के पास एक स्कूटी सवार खाई में गिर गया और हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक जूनियर हाई स्कूल में टीचर था और रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा जा रहा था। युवक के शव को खाई से बाहर निकाल लिया गया है। उधर अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने कहा कि पिथौरागढ़ की धारचूला, मुनस्यारी और डीडीहाट तहसील के 200 परिवारों के लिए विस्थापन के लिए धनराशि जारी कर दी गई है और जल्द ही उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। हर परिवार को 4,25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के इस सीमांत इलाके के सैकड़ों परिवार विस्थापन की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। बीते सालों में कई लोगों के घर जमींदोज हो गए थे। भत्ते के रूप में जिनका घर था उनको 4 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है सरकार ने और जिनके पास गौशाला थी और विस्थापन भत्ता एक ऐसा करीब 4,25,000 का ये पर व्यक्ति पर परिवार दिया जाएगा। लगभग 200 परिवार धारचूला, मुनस्यारी और डीडीहाट के लिए पहला ये स्लॉट हमारा जारी हुआ है। इधर उत्तराखंड का एक्साइज डिपार्टमेंट 100 करोड़ की वसूली नहीं कर पाया, यानी कि जिस शराब को उत्तराखंड में कमाई का बड़ा जरिया माना जा रहा था वहां एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसर सोते रहे। सबसे ज्यादा घपलेबाजी की बात अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले में सामने आई। सचिव सचिन कुर्वे का कहना है कि मामला 100 करोड़ का है, इसलिए तीनों जिलों में जांच के आदेश दिए गए हैं। जबकि भीमताल की शीतला डिस्टिलरी की बात करें तो उस पर केस दर्ज करने के आदेश एक्साइज कमिश्नर को पिछले साल सितंबर में दिए गए थे, लेकिन कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ। जांच के आदेश देने की अब तैयारी चल रही है। अब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है तो सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि मामला गंभीर है और सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। लगभग 100 करोड़ रुपए की जो एक्साइज की वसूली सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं करी और ये सरकार पर एक बहुत बड़ा वित्तीय घाटा हुआ है। सरकार को जवाब देना चाहिए वो 100 करोड़ रुपए का लाभ किसको मिला और सरकार का ये नुकसान क्यों हुआ। आबकारी आयुक्त को चाहिए था कि इस तरह की अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करें और इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ये भी संज्ञान में आया कि जो मंथली एक MGD होती है, मंथली गारंटी है, वो भी तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की उसकी वसूली भी नहीं हो पाई है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ तत्काल जांच के आदेश दिए गए, उनको वसूली के लिए कहा गया और इस पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की।
और अब चलिए अब आपको फूलों की घाटी में लिए चलते हैं। फूलों की घाटी के दीदार के लिए पहला दल गोविंद घाट से घांघरिया पहुंच चुका है। फूलों की घाटी में जाने के लिए सैलानियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, जिसके बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। कोविड कर्फ्यू में छूट दिए जाने के बाद सैलानियों के लिए इसे खोल दिया गया है। यहाँ देश विदेश से सैलानी फूलों की घाटी पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक घाटी में 50 से ज्यादा प्रकार के फूल खिल चुके हैं। इस महीने भी और कई तरह के फूल खिलेंगे। ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध 84 कुटिया पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। प्रशासन ने राजाजी टाइगर रिजर्व के बाद अब 84 कुटिया को भी सैलानियों के लिए खोल दिया और योग और आध्यात्म की इस विरासत को देखने के लिए देसी ही नहीं विदेशी सैलानी भी पहुंचने लगे हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।